नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर मायावती एक्शन मोड में है। 7 फरवरी को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस दौरान वो बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर खासी हमलावर दिखी। बैठक में मुसलमानों के सरोकारों को लेकर भी बातचीत हुई। इससे पहले मायावती लगातार ब्राह्मणों के सम्मान और हितों की बात करके सियासी हलचल पैदा कर रही हैं। मार्च महीने में बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद रैलियां और रोड शो शुरू करने जा रहे हैं। यानी जिसे कहते हैं कि हर तरफ एक्शन नजर आ रहा है। तो क्या अपनी सियासी यात्रा के सबसे खराब दौर से गुजर रही बसपा 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ कमाल दिखा पाएगी? ये जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम साहब। शुरुआत करते हैं उस बैठक से ही जिस पर आपसे बात नहीं हो पाई कि 7 फरवरी को लखनऊ में जो बैठक बुलाई थी मायावती ने, क्या हुआ उसमें, कितनी महत्वपूर्ण थी वो बैठक? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ऐसा है कि बहुजन समाज पार्टी का मैं लगभग 38-40 साल से तो कवर कर ही रहा हूँ। पहली बार इतनी बड़ी बैठक मायावती ने बुलाई थी, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी और उसके अलावा भाईचारे के अध्यक्ष, उसके प्रभारी, और उसके अलावा वाम सेव के अध्यक्ष, उसके प्रभारी, विधानसभा स्थल तक। तो बड़ी बैठक थी। और उस बैठक में जिस तरह से लोग आए थे और जिस तरह से उनके नारे लग रहे थे, मायावती की बैठक के अंदर कभी नारे नहीं लगते, कभी नारे नहीं लगते। आई मायावती, बैठी और उसके बाद उन्होंने अपनी बात की और कार्यकर्ताओं को समझाया और चली गई। पहली बार था कि बैठक में मायावती के आने से पहले, मायावती के आने के बाद, उनके मंच पे होने के बावजूद नारे लग रहे थे, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से लग रहे थे कि एक तरफ से मुनकाद अली और सूरज जाटव और ये तमाम लोग इधर से नारे लगा रहे थे और उधर से बैठे हुए कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी थे जवाब दे रहे थे। एक चीज। दूसरी बात यह है कि मैंने एक बार और कहा था कि 2002 के बाद इतनी सक्रिय मायावती मुझे अब दिखाई दे रही। सक्रियता नाम की चीज नहीं थी। पूरा संगठन जो था, कोऑर्डिनेटर्स और पदाधिकारियों के जिम्मे था बुलाना, समीक्षा करना और समीक्षा के नाम पर एक काम देना, और उसी तरह से, जिस तरह से वो काम देती थी उसी तरह से वो लोग उस काम को करते भी थे अनमने मन से। इस बार अक्टूबर की रैली से पहले, आई थिंक ये मार्च से उन्होंने मार्च अप्रैल लास्ट ईयर उन्होंने शुरू करवाया था कि हमको संगठन पूरा चाहिए, बूथ और सेक्टर तक। और वो बना, और बनने का सबूत ये है कि उन्होंने 9 अक्टूबर को रैली की और बहुत ही शानदार और कामयाब रैली हुई। उस रैली में भी एक चीज बहुत प्लस थी। मायावती की पहली रैली थी जो विपक्ष में रहते हुए इतनी बड़ी रैली हुई। उसके अलावा मायावती ने जितनी रैलियां की हैं मुख्यमंत्री रहते हुए की। आप मुख्यमंत्री होते हैं तो गाड़ी आपको आरटीओ देता है, और पेट्रोल आपको जो है सिगरेटरी देता है, और तहसीलदार कुछ इंतजाम करता है, बीडीओ कुछ इंतजाम करता है। सरकारों में ये हर पार्टियां करती हैं। लेकिन जब आप एक पैसे संगठन के किसी आदमी को नहीं दे रही हो, कार्यकर्ता अपने चंदे से आ रहा हो, इतनी बड़ी रैली कर रहा हो, तो ये लगा कि जो सेक्टर और बूथ पे काम हुआ है मजबूत काम हुआ है। अब उसके बाद अक्टूबर की रैली हो गई। 6 दिसंबर को 2 जगह, नोएडा और उन्होंने लखनऊ में कार्यक्रम किए। दोनों जगह कार्यक्रम जैसे एक ठीक ठाक कार्यक्रम ऐसे होते हैं, इस तरह से ठीक ठाक कार्यक्रम हुए और काशीराम का प्रणवान दिवस था 6 दिसंबर। उसके बाद 15 जनवरी को उन्होंने 18 मंडल में किया, और कामयाब कार्यक्रम थे सभी। मतलब 5, 7, 10 हजार से लेके और 50 हजार तक की भीड़ देखी गई अलग अलग जनपद मंडलों में, चूंकि मंडल पे कार्यक्रम थे। अब उसके बाद सारा सब कुछ हो गया। अब इन्होंने फिर से बूथ पे लगा दिया कि फिर से बूथ आप ठीक कीजिए, क्योंकि पहले विधानसभाओं में बूथों की संख्या 400 से लेके और 440 और 50 तक होती थी। नए एसआईआर के बाद जो नई वोटर लिस्ट बन रही है, इसमें बूथों की संख्या बढ़ गई है। कहीं कहीं 1000 बूथ हो गए, 1000 बूथ। तो जो बूथ अध्यक्ष थे, जिसे पन्ना प्रमुख कहते हैं, वो बीजेपी वाले, तो बूथ अध्यक्ष अब आपके बढ़ गए हैं। बूथ, जब बूथ संख्या बढ़ी, अध्यक्ष बढ़े। उसी तरह से सेक्टर इन लोग बनाते हैं। जैसे सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं होता इलेक्शन में, सेम पैटर्न है इनका। जो बूथ पे जो निर्वाचन वो होते हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह वो होते हैं, और उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट होता है जो पूरे 10 बूथ और 14 बूथ या 13 बूथ देखता है। निर्वाचन आयोग का जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका है, तो वो
उस काम पे फिर लगा दिया। और वो काम जो है वो इतनी तेजी से करना है, क्योंकि आकाश, जैसा कि आपने कहा कि आकाश आनंद के कार्यक्रम की भी रूपरेखा तय हो चुकी है। हम्म। अब ये नहीं तय है कि ये दुद्धि से शुरू होगा 403 से, या सहारनपुर देहात नंबर 1 से शुरू होगा, बिहट से। तो ये तय नहीं है कि शुरू कहाँ से होगा, या यानी ऐसे होगा पूर्वांचल, कि इधर। मतलब आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल से शुरू होगा या पश्चिम से शुरू होगा, ये तय नहीं है। हाँ, ये तय नहीं है कि पूर्वांचल से शुरू होगा कि पश्चिम से शुरू होगा। तो हम्म। ऐसे में आकाश आनंद का कार्यक्रम, और उस कार्यक्रम के लिए भी जो उन्होंने बनाया है कि सतीशन मिश्रा, जहाँ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है वहाँ सतीशन मिश्रा होंगे, क्षत्रियों के बीच में उमाशंकर सिंह। हालांकि उमाशंकर सिंह का नाम दिया गया है, उनका स्वास्थ्य इस तरह से नहीं है कि बहुत ज्यादा वो कार्यक्रम कर सके, लेकिन फिर भी। और पिछड़ों में विश्वनाथ पाल साथ साथ होंगे। आकाश आनंद को अगर मायावती छोड़ती हैं, मतलब अभी आकाश आनंद फ्री नहीं है। हम्म। आकाश आनंद सिर्फ रिट्वीट कर रहे हैं, अपने ट्विटर हैंडल का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ये तब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनको इसकी इजाजत नहीं है। नहीं है। हम्म। अगर इजाजत होती तो वो अपने ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे होते, जैसे पहले करते थे। इसी तरह से जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार आकाश आनंद के कार्यक्रम लगे, वहां के लोकल लोगों ने लगाए, रोड शो हुआ और एक सभा की और चले आए। हम्म। इस तरह से अगर है तो भी ये माना जाएगा कि आकाश आनंद का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आकाश आनंद उतरते हैं और उसके बाद वहीं होटल पर रुकते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, जैसा कि उनकी रथ वगैरह हरियाणा में मैंने देखा था, हम कवर करने गए थे, तो हरियाणा में उनका रथ उनके पास है, उन्होंने बना रखा है। तो अगर रथ है और रथ के साथ निकलते हैं, रोड शो करते हैं, फिर एक सभा करते हैं और समीक्षा करते हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी अपने 2002 और 2007 के मजबूत संगठन और मजबूत चुनाव लड़ने का जो उनका तरीका रहा है, उसकी तरफ जाती हुई दिखाई दे रही। नीरज जी, कुछ संदेश देने की कोशिश है क्या? रमजान के बाद शुरू होंगे आकाश के रोड शो, इस तरह से कुछ बात चल रही थी। कोई मतलब संदेश देने की कोशिश से मेरा मतलब कि कुछ ध्यान में है, कुछ उस बात को ध्यान में रखा गया है। हाँ, वो देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा है। मैंने मायावती की तमाम रैलियां वो कवर की हैं जो जुमे के दिन हुई हैं। हम्म। तमाम रैलियां मैंने ऐसी, अभी पिछली बैठक इन्होंने जो की थी वो दिवाली के दिन थी। तो उनके यहाँ दिवाली के दिन भी बैठक हो जाती है और 10 मुहर्रम को भी बैठक हो जाती है। हम्म। एक कार्यक्रम मुझे याद है, एक बार हुआ था 10 मुहर्रम को था। अब दस हम्म। मुहर्रम को तो कोई कोई काम नहीं करता है, लेकिन मायावती ने कर लिया वो काम। लेकिन हम्म। ये जो आकाश का कार्यक्रम है, रमजान के बाद कहना कि रमजान के बाद होगा, तो ये 19-20 से रोजे शुरू हो जाएंगे, अगले महीने की 17-18 तक चलेंगे। तो 17-18 मार्च के बाद तो होली भी निकल चुकी होगी, आई थिंक रामनवमी हो चुकी होगी या होने वाली होगी। हम्म। तो हो सकता है कि रमजान के अलावा फिर उसमें रामनवमी भी शामिल कर ली जाएगी। भाई रामनवमी के बाद करेंगे, जैसे अखिलेश यादव ने कहा है कि रामनवमी के बाद अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो हम्म। ये संदेश ही मान लीजिए, क्योंकि दूसरा करता तो संदेश नहीं होता। हम्म। मायावती न मंदिर जाती है, न मस्जिद जाती है, न रमजान, न रोजा, न अफ्तार। हाँ, जब कुर्सी पे होती है, मुख्यमंत्री होती है, तो रोजा अफ्तार करती हैं, क्योंकि अच्छा। वो सरकारी प्रोग्राम है और मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी ने कभी रोजा अफ्तार नहीं किया। तो अब अगर नहीं करती है तो कोई सवाल भी नहीं उठाता है। तो मुसलमान तो एक सबकी नजरें तो वहां है ही है, नीरज जी। हम्म। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि अपोजिशन पार्टीज की जो ऑक्सीजन लाइन है वो मुसलमान। हम्म। मुसलमान हटा दीजिए तो उनके पास इतना भी कोई पूंजी नहीं है, इतनी भी व्यवस्था नहीं है कि सुबह बन जाए और शाम के खाने का इंतजाम कर ले। नीरज जी, सही बात कह रहे हैं आप। आकाश लेकिन आनंद मैं को लेकर एक सवाल जरूर मेरे जहन में आता है कि हम पिछले कई महीनों से बल्कि सालों से देख रहे हैं आकाश आनंद को लेकर खबरें बड़ी बनती हैं, नतीजे छोटे आते हैं। आप इस बार कैसे देख रहे हैं? मतलब मैं उसको बिहार चुनाव से लेकर हरियाणा की बात आपने की, राजस्थान की आपने बात की, हर जगह की बात हम कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आप इन आकाश आनंद के रोड शो, रैलियां, इन्हें क्यों अलग तरीके से मानते हैं या देखते हैं? हाँ, उसकी वजह ये है नीरज जी कि देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, सब रिजल्ट हम लोगों ने देखे। और ये हर वो जगह के जहां मैं नाम ले रहा हूँ, सब जगह बहुजन समाज पार्टी ठीक ठाक ताकत में हुआ करती थी। कहीं 6 MLA थे, कहीं 11 MLA, 13 MLA थे, कहीं 4 MLA थे। जम्मू कश्मीर में 4 MLA थे इनके पास, हिमाचल में 1 MLA था इनके पास, पंजाब में नेता विपक्ष का था, 2-2 सांसद थे, मध्य प्रदेश में इनके पास 2-2 सांसद थे। लेकिन आकाश आनंद की सभाएं हुई, जैसे मैंने पहले अपनी शुरुआत में कही, टिकट और कौन लड़ेगा इसकी जिम्मेदारी आकाश आनंद को अभी तक नहीं मिली थी।
इन तमाम राज्यों में टिकट कोऑर्डिनेटर्स ने तय किए। जहां कोऑर्डिनेटर्स ने बताया उन एक दो जगह पर जाकर उन्होंने कार्यक्रम कर दिए। इस बार की वापसी के बाद जब से वो राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं, अब वो बाकायदा दिल्ली बुला के समीक्षा करते हैं, जाके समीक्षा करते हैं। और उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद एक दूसरी भूमिका में भी होंगे, मतलब टिकटों में उनकी रिपोर्टिंग, क्योंकि जब वो निकलेंगे वापस आएंगे तो उनके पास रिपोर्ट भी होगी, कौन सा संगठन ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट कौन सा अच्छा रहेगा, किस बिरादरी का कहां पे लड़ाया जा सकता है। तो मायावती के पास तीसरी आंख नहीं थी नीरज जी। मायावती, उसके बाद उनके जो टेलीफोन पे जो होते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेटर, ये तीन लोग, एक तीन ही लोग होते थे। और तीन में से अगर दो सेट हो गए तो मायावती के पास वही जाएगा जो हम पहुंचाना चाहेंगे, वो नहीं जा सकता जो जाना चाहिए। आफ्टर आकाश इसमें थोड़ी तब्दीली आई है। आकाश के बाद खबरें, चूंकि मायावती टीवी देखती नहीं, अखबार पढ़ती नहीं, खबरें देखती नहीं, आफ्टर आकाश ये तो हुआ है कि अब खबरों के भी कटिंग समाज पहुंच जाती हैं, लिंक भी पहुंच जाते हैं, डाउनलोड करके दिखाने वाले दिखा भी देते हैं तमाम। हमने आपने देखा है कि पहले मायावती के ट्वीट्स बहुत देर में आते थे, क्योंकि उनको पता ही तो एक दिन बाद चलता था क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन अब तो देखिए ना, सेकंड्स में, सही बात, मतलब इतनी जल्दी एक्स पे उनका पोस्ट आ जाता है कि दूसरी पार्टियों का नहीं आया होता है, जो तेज लोग हैं फिर भी मायावती का आ जाता है। तो आकाश आनंद को इस्तेमाल आकाश आनंद की तरह, राष्ट्रीय संयोजक की तरह उत्तर प्रदेश में होने की उम्मीद है लोगों को। और ऐसा होता है तो दोनों में नतीजों में फर्क तो आना लाजमी है नीरज जी। बिल्कुल। क्या मीटिंग में ब्राह्मणों को लेकर भी कोई बात हुई? हाँ, ब्राह्मणों की शुरुआत में भी हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई, उसके अलावा उनकी प्रेस रिलीज में भी रही, अपने लोगों से बातचीत में भी कही, फिर उसके बाद जब बैठक हो जाती चर्चा है कि 90-95 टिकट मायावती देने वाली हैं, दे सकती हैं, ऐसा है क्या? आप 90-95 तो नहीं, हाँ 60 के करीब की मुझे जानकारी है कि 60 के आसपास टिकट ब्राह्मणों को दिए जा सकते हैं। लेकिन उसमें से अभी सिर्फ एक टिकट जो है भदोही भदोही का एक टिकट जो है उन्होंने किया है। बाकी अभी किसी ब्राह्मण का, दूसरे ब्राह्मण का टिकट तो नहीं हुआ है। लेकिन फिलहाल, चूंकि ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी लगभग 40-50 कंफर्म टिकट और उसके बाद 50 और, यानी 100 टिकट कर चुकी है, अपने ओके कर चुकी है, जिसमें से 4-5 टिकट वो घोषित कर चुकी है। तो वो ब्राह्मणों को टिकट का इंतजार करना पड़ेगा। जो उनकी रणनीति है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जब ये इनके यहाँ टिकट कटेंगे, इनके यहाँ टिकट नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखिए बहुजन समाज पार्टी के पास काडर तो है, बहुजन समाज पार्टी के पास लीडर नहीं, जो विधानसभाओं के नेता हो, जिलों के नेता हो, ऐसे नाम वहां पर नहीं है। तो उस चीज का इंतजार किया जाएगा कि बीजेपी कितना टिकट काटती है, समाजवादी पार्टी के कितने नेता भागते हैं, दूसरी पार्टियों से जो ज्वाइनिंग होनी है उसकी क्या स्थिति है, शंकर तिवारी का परिवार उसका क्या होगा, विजय मिश्रा का परिवार उसका क्या होगा, सतीश चंद्र मिश्रा अपने नेटवर्क में किसको किसको लेंगे, किस किस्म की बात चल रही है, ये थोड़ा गोपनीय सा है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर ब्राह्मण की ये जो नाराजगी दिखाई दे रही है, ये वोटों में परिवर्तित होगी तो वो समाजवादी या कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगी। वो बहुजन समाज पार्टी उसकी पहली चॉइस है। ये सोशल मीडिया का ट्रेंड बता रहा है नीरज जी। मायावती ने नेटफ्लिक्स की जो फिल्म है घूसखोर पंडित, उसके बहाने ब्राह्मण असमिता का मुद्दा उठाया। यूजीसी के नए नियमों को लेकर मायावती का रिएक्शन काफ़ी शार्प और स्पष्ट था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर, उसे सही बताया। अब ये करके मायावती ने खुद को दलित, ओबीसी, आदिवासी के मुकाबले सीधे सीधे जनरल कास्ट के पक्ष में खड़ा कर लिया। ये तो बहुत उनकी राजनीति के बुनियाद के खिलाफ सी बात है। उन्होंने खुद को ब्राह्मणों की बात वो करती है, वो एक अलग बात है, लेकिन दलित, ओबीसी, आदिवासी के मुकाबले जनरल कास्ट के पक्ष में जो फैसला है उसको लेकर वो समर्थन जताती हुई नजर आई। तो ये क्या, कौन सी वोट मिलने की कौन सी संभावनाएं हैं इस पॉलिटिक्स के पीछे? देखिए, उनका जो स्टैंड है उसमें जो उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया था, उसमें यही लिखा था कि सरकार ने, इसमें सरकार की तरफ से जो बनाया गया नियम, उसमें इसीलिए झोलझाल था, वो स्पष्ट होना चाहिए, जिससे अदालत, पहले तो कहा अदालत के फैसले का स्वागत करती हूँ, उसके बाद सरकार की वजह से ऐसा हुआ कि स्टे हुआ है। ये मायावती का मानना है कि उनका अपना समर्थक वर्ग जो है
वो कहीं हिलता हिलता नहीं, जाता होता नहीं। अति पिछड़े वर्ग की जातियां जो हैं उनको आप जब टिकट देते हैं तो वो जहां पर वो टिकट लड़ते, देखिए हम और आप एक जो क्या कहते हैं ब्रॉड कैनवस में देखते हैं ना, ऐसा नहीं है। हम्म। जब बैकवर्ड है, कुर्मी लड़ रहा है और कुर्मी अकेला है, तो फिर कुर्मी किसी को वोट नहीं देगा, चाहे जितना विरोध किया हो आपने, चाहे यूजीसी का किया हो चाहे मंडल का किया हो, वो कुर्मी विधायक बना लेता है। हम्म। लोध लड़ रहा है तो लोध के साथ उसकी बिरादरी चली जाती है। हम्म। यादव लड़ रहा है तो यादव के साथ उसकी बिरादरी खड़ी हो जाती है। ये एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सच है, कड़वा सच है। हम्म। जाटो मायावती का है तो मायावती को छोड़ के जाता नहीं है, और जाता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है, बल्कि बढ़ता जा रहा है। जो घटा था उनका वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मायावती के बारे में एक चीज और कही जाती है कि मायावती दलितों पिछड़ों का अहित नहीं करती। उन्होंने अपनी सरकारों में चार चार सरकार उन्होंने चलाई और ये दिखाया है करके, तो उनको उन लोगों को उन पे विश्वास है जो उनके लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके साथी हैं। तो इसको ऐसे देख सकते हैं आप। और मायावती मतलब दोहरी लाइन नहीं पकड़ती है, हम्म। उनकी लाइन हमेशा स्पष्ट होती है। ये नहीं होता है कि वो आधा अधूरा करे। और दूसरी बात देखिए, अब वो पॉलिटिक्स जो मंडल पॉलिटिक्स के जमाने में एक नई पॉलिटिक्स पैदा हुई थी नीरज जी, कि आप मनु बाबा को गाली दीजिए और उसके बाद क्या कहते हैं दूसरी तरह की राजनीति कीजिए, उच्च जातियों को जनेऊ पे आप तब टिप्पणी कीजिए, कमेंट कीजिए। वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। अब जिस तरह से जितनी भी इस तरह की पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भूरेवाल साहब करो, कहती लालू की पार्टी, आज कहीं भूरेवाल साहब हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी को देखिए परशुराम का फरसा लेके चल रही है, बहुजन समाज पार्टी हाथी नहीं घड़े से कर रही है। तो ये समय बदला है। और ब्राह्मण वोटों के लिए ही नहीं, जो एक चीज और है, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जातिवादी जो उच्च जाति के लोग हैं उनको छोड़ के बाकी हमारे हैं। हम्म। अब वो जातिवादी एक अलग उसका आप रिसर्च का विषय है कि जातिवादी कौन है कौन नहीं है। तो सही बात। मायावती का ये स्टैंड बहुत क्लियर है, और मैं समझता हूँ इससे उनका कोई नुकसान नहीं। हाल में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बसपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे हैं। उन्होंने बरसों तक बीएसपी की पॉलिटिक्स की है। हाल में उन्होंने यूपी तक के साथ एक लंबा पॉडकास्ट किया, और जब बात उनके बसपा के दिनों की आई और बसपा की पॉलिटिक्स की आई, तो उन्होंने एक आरोप लगाया कि ब्राह्मण के नाम पर सतीश मिश्रा ने सब बर्बाद कर दिया बसपा में। आपकी टिप्पणी इस पे क्या है? मैं समझता हूँ कि जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी 18 या 20 विभाग लेके बैठे हुए थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पूरे प्रदेश के प्रभारी थे, उनके इशारे के बगैर कोई लाल बत्ती नहीं पाता था, निगम और कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नहीं होता था, टिकट उनके इशारे के बगैर नहीं मिलता था। तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी उसी का हिस्सा थे जिसे बाद में बता रहे हैं कि सतीश मिश्रा ने बर्बाद कर दिया। मुस्लिम समाज के लोग तो कहते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बर्बाद कर दिया। जो निकल के जाता है ना किसी पे आरोप लगाता है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभी एक और पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि चंद्रशेखर जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश, जब मैं प्रभारी था तो चंद्रशेखर बीएसपी में थे, मैं उन्हें जो काम देता था बहुत ईमानदारी से काम करते थे, बहुजन समाज पार्टी में रहे। ये भी कहा उन्होंने। उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि मायावती अगर बुलाएंगी, एक फोन भी कर देंगी तो मेरी अगवा है, मैं चला जाऊंगा। अपने कोऑर्डिनेटर से कहलाएंगी चला जाऊंगा। बाद में कहते हैं कि मायावती बुलाएंगी भी तो अब भी नहीं जाऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि आदमी जब पार्टी छोड़ता है तो उसकी एक मजबूरी होती है कि इस तरह के बयान दे, दूसरी पार्टियों को साधे, सिस्टम बनाए अपना। और ये उसका एक हिस्सा है जो नसीमुद्दीन सिद्दीकी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अब बुलाएंगे तो नहीं जाऊंगा। मेरे पास जानकारी है, 2 कोऑर्डिनेटर्स ने इन्होंने फोन किया और कहा कि यार बहन जी से बात कर लो। उन्होंने कह दिया अच्छा। कि मेरी नौकरी, हाँ उन्होंने कह दिया मेरी नौकरी मत खाइए आप। तो ये सारी चीजें, मैं ये सियासत में जी, जब आदमी जाता है छोड़ के तो किसी न किसी पे इल्जाम लगाता है। मैं इतना जानता हूं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी इतने ताकतवर थे कि जितने भी हम्म। डिपार्टमेंट उनके पास थे उसमें किसी की सिफारिश सतीश मिश्रा ने नहीं की कि आप सिंचाई बंधु के ये 10 क्या कहते हैं सिंचाई बंधु के उपाध्यक्ष मेरे कहने पे बना दिए। बीएसपी का तरीका ही अलग है। जो जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिस विभाग के हैं तो उसके निगम और जितने कॉर्पोरेशन है उनके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मौर्य थे तो उनके पास था कोऑपरेटिव। और मुझे याद है नीरज जी की बीएसपी के 7 से 12 की सरकार में तकरीबन 30 जिले का कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन जो था मौर्य था, कुशवाहा मौर्य। हम्म। क्योंकि वो उनको भी आजाद, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हर मिनिस्टर को अपने विभाग की आजादी होती है। फिर नसीमुद्दीन से देखे तो बहुत बड़े मंत्री थे, और सतीश चंद्र मिश्रा कोई मंत्री नहीं थे कि जो जो उनकी वजह से बीएसपी बर्बाद हो जाती।
नीरज जी। क्या बात हुई कासिम साहब। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा है, वैसे तो 2024 के चुनाव के बाद से अगर हम देखते हैं तो मुसलमान मायावती की जो रिएक्शंस हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनमें अलग अलग रूप में आते हैं। लेकिन अब ये सबसे ताज़ा मीटिंग जो 7 फरवरी की हुई है, क्या इसमें कोई बात हुई और क्या मुस्लिम वोट को लेकर किस तरह की रणनीति आप देखते हैं? लेकिन नीरज जी, बहुजन समाज पार्टी जब बनी थी काशीराम के जमाने में 1984-85 में, तो मैंने दीवारों पे एक नारे लिखे हुए देखे हैं। दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। दलित मुसलमान जागा है, चोर उचक्का भागा है, इस तरह के नारे लिखे होते थे। 89 में बहुजन समाज पार्टी के जब विधायक जीत गए, 3 विधायक मुसलमान थे, उन्होंने नेता सदन बनाया शेख सुलेमान को, जो मुस्लिम थे। चिल्लाते रहे, लेकिन मुसलमान कभी बीएसपी का वोटर नहीं रहा। वेस्ट यूपी में 30, 35, 32% पूरा टोटल मुसलमान का वोट, वेस्ट यूपी में मुसलमानों को वोट मिल जाता था, क्योंकि जाटो मुसलमान का वहां समीकरण था। तो बीएसपी, आज की बीएसपी भी, आज की जो लीडरशिप है या तमाम लोग हैं, वो इस बात को लेके श्योर हैं कि बगैर मुस्लिम के कुछ होने वाला नहीं। लेकिन इस बात को भी लेके श्योर हैं कि मुसलमान जो है वो हमारी ताकत के बाद ही हमारे साथ आ सकता है। जब हम बहुत ताकतवर थे तब भी नहीं आया। अब उसमें एक चीज है, एक अलायंस और मुसलमान तुम्हारे साथ। तो जब इतना आसान फार्मूला है तो ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं, बीएसपी के इनसाइडर्स का ये कहना है। किसके साथ अलायंस? अब ये तो नहीं पता, लेकिन अलायंस की तरफ बहुजन समाज पार्टी जाएगी, क्योंकि मायावती ने कल की मीटिंग में, परसों की मीटिंग में भी किसी तरह किसी अलायंस का जिक्र तक नहीं किया। वो मायावती जो अपने हर भाषण, हर तकरीर, हर प्रेस रिलीज में ये कहती थी कि अकेले लड़ेंगे। बिल्कुल अकेले लड़ेंगे और किसी का साथ नहीं होगा, वो मायावती 2 बार से जो है, पिछली बार उन्होंने कहा कि फिलहाल कोई गठबंधन नहीं करेंगे, इस बार की बैठक में गठबंधन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और मैंने एक लड़के का इंटरव्यू किया था अपने प्लेटफॉर्म पे, नीरज जी, वो मायावती से मिलने गया था, किस्सा 30 सेकंड में सुना देता हूँ, 25 सेकंड में आपको। और उसने मायावती से मिलने गया और उसने कहा कुछ कहना है, उनका हाँ कहो। तो उसने कहा कि देखिए, गठबंधन कीजिए, बिना गठबंधन के कुछ होगा नहीं है। उसने तो कहा एमआईएम से गठबंधन कीजिए, और उसके बाद उसने कहा कि अगर नहीं गठबंधन कीजिएगा तो पिछले बार से ज्यादा खराब आपका हाल होगा। मायावती अपने मिजाज के खिलाफ कोई बात सुनती नहीं है, अगर कोई करता है तो वो पार्टी में नहीं रहता। 3 बड़े कोऑर्डिनेटर्स के साथ वो गया था, मुस्लिम लड़का था, और मायावती ने पूरी बात सुनी, ना उसको पार्टी से निकाला, ना कोऑर्डिनेटर्स को पार्टी से निकाला, ना किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी। तो मैं मायावती को जितना जानता हूं, मैं जितना उनको समझता हूं कि बॉडी लैंग्वेज से, अंदाज से, मिलने से, जुलने से, मैं ये मानता हूं कि उनको इस बात के बारे में वो अवेयर है। उनको शायद आकाश आनंद, आनंद कुमार, या जो इनका उत्तर प्रदेश का संगठन है, विश्वनाथ पाल, या तमाम दूसरे लोग जो करीबी हैं, उन्होंने ये बात कही जरूर है कि आपको गठबंधन में जाना होगा, गठबंधन में जाइएगा, मुसलमान अपने आप आ जाएगा। नीरज जी, कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, जो सीटों के नजरिए से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, एकदम आईसीयू में बसपा इस वक्त है? आपको क्या लगता है कि 2027 में, एक तो होता है ना कि संगठन पे काम कर रहे हैं, इतनी खराब स्थिति है कि वापसी, ये भी एक वापसी होगी कि संगठन मजबूत हो गया, बहुत सारी सीटों पर नंबर 2 आ गए, बहुत सारी सीटों पर अच्छा वोट ले लिया, लेकिन क्लियर कट बात की जाए, लगभग 1 साल बाकी है, आपको क्या दिखता है? क्या नतीजों के नजरिए से, सीटों के नजरिए से मायावती की पार्टी प्रभावशाली भूमिका में देख पाएंगे 2027 में? देखिए, 5 साल में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो 10% गिरा है। 5 साल, 9.5%। 19 तक उनका वोट प्रतिशत 19.5 के ऊपर था। 17 में, 19 में, 12 में, इससे कम कभी नहीं हुआ। 24 आते आते 22 में उनका 13% के आसपास, 12.5, और आपके 24 में आने के बाद 10 से नीचे, 9.25, इतना पहुंच गया। मैं जो देख पा रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी अपने पुराने वोट तक पहुंच चुकी है, उसने अपना खोया वोट पा लिया है। उसकी वजह यह है कि जब 19-20% वाला 19.5-20 जो होता था उनका, क्योंकि जो गया था वो संविधान के बाद नाम पे गया था, रक्षा बचाओ के नाम पे गया था, क्या भाजपा को हराओ के नाम पे गया था, अखिलेश यादव आ रहे हैं इसके नाम पे गया था, राहुल प्रधानमंत्री बन जाएंगे इसके नाम पे गया था। इस बार ऐसा कोई माहौल फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसा कोई माहौल बनेगा भी तो बसपा के तरफ ज्यादा बनेगा, क्योंकि बसपा किसी अलायंस में होगी, बसपा में लोग ज्वाइन कर रहे होंगे, बसपा में लोगों की आमद बढ़ रही होगी, मुस्लिम लीडर्स भी जा रहे होंगे, ब्राह्मण लीडर भी शामिल हो रहे होंगे। और मैं तो नीरज जी किसी दिन आपके साथ बैठूंगा तो ब्रेक करूंगा कि मतलब अनबिलीवेबल,
ऐसे ऐसे आप दल बदल होते हुए देखेंगे जिसपे विश्वास नहीं किया जा सकता, नीरज जी। तो बहुत बातों बातों में एक बड़ी खबर कासिम साहब ने हमें दी है और उन्होंने ये भी वादा किया है कि यूपी तक पर ही वो इस खबर को ब्रेक करेंगे। तो चलिए कासिम साहब, इंतज़ार रहेगा, जल्दी हम आपके साथ इस खबर को लेकर भी बैठेंगे। लेकिन मायावती एक्शन मोड में है, ये साफ नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में उनका ये एक्शन मोड क्या असर दिखाता है ज़मीन पर, ये ज़्यादा अहम होगा और हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में हमारे साथ शिरकत करने के लिए कासिम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।